तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। टेलीग्राम क्विज सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। आज हम कल शनिवार के क्यूज टेलीग्राम क्विज का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तुंगभद्रा नदी के किनारे भी स्थित हरिहर एवं मुक्क के द्वारा स्थापित एक साम्राज्य था 1336 ईस्वी में, और इनका संघर्ष एक बहमनी साम्राज्य होता था उस समय, जिसकी गुलबर्गा राजधानी थी। उनसे संघर्ष का आरंभ किनके शासनकाल में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इनमें से जो हम ये पढ़ते हैं कि इनका जो संघर्ष है ये साम्राज्य स्थापना के प्रारंभिक दौर से स्टार्ट हो गया था। दैट मीन्स कि यहाँ पे जब तुंगभद्रा नदी है तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं दोआब, रायचूर दोआब बोलते हैं। नदी के रायचूर दोआब के लिए ही इन दोनों साम्राज्य के बीच संघर्ष आरंभ हो गया था। तो इसका आंसर होगा हरिहर एवं मुक्का, पहला। इसका डिटेल्स है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? गलीचा एक तरह से चटाई टाइप की व्यवस्था होती है, जिसमें चटाई होता है कपड़े की चटाई टाइप की, उसको गलीचा बोलते हैं, जिसमें अलग अलग आकृतियां बना दी जाती थी। तो जो विजयनगर साम्राज्य है उस समय का एक कालीकट जगह था केरल में, वहाँ यह गलीचा निर्माण के लिए बहुत ही फेमस था। अनुसूची 11वीं अनुसूची यह 1973 में पंचायती राज से संबंधित है, और नगर पालिका निगम से संबंधित 12वीं अनुसूची ये जोड़ी गई थी। तो इसका आंसर होगा ए, 10वीं। दल बदल कानून के लिए या दल बदल से संबंधित यह अनुसूची है, जिसमें ये माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है और अगर चुनाव लड़ने के बाद अगर पार्टी से विजेता बन जाता है, अगर वो पार्टी द्वारा बताए गए कर्तव्य को ठीक नहीं करता, जैसे कि पार्टी जिस तरफ वोट देना चाहती है उस तरफ वोट देता है, या पार्टी का दूसरी पार्टी का ये सामने
रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं, आप इसको पॉज करके वीडियो देखें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओराओं जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओराओं जैसे आपको बताया था, अलग अलग राज्यों में अलग अलग विशेष जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में पढ़ सकते। ओराओं जनजाति जो है मुंडा जनजाति से ज़्यादा है, उसी तरह से ओराओं जनजाति कर्नाटक, जहाँ पे राज्य ये मिलते हैं आपस में। आप जब दक्षिण भारत देखेंगे तो ये यहाँ पे लगभग जहाँ पे तीनों राज्य एक दूसरे को मिलते हैं, वहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं और नीलगिरी पहाड़ियों पर ही ये टोडा जनजाति पाई जाती है। ये पिछले एग्जाम्स में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन। और यहाँ पे ही एक इस नीलगिरी पहाड़ियों की जो सबसे सर्वोच्च शिखर है, क्या बोलते हैं उसको, डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2637 मीटर। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो है, आपने एक स्कीम पढ़ी होगी जो भारत नेट के नाम से जानी जाती है। भारत नेट परियोजना ये अभी मोदी सरकार के टाइम पे चलाई गई थी, लेकिन ये परियोजना इससे पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से जानी जाती थी। और यह योजना जो ग्राम पंचायत हैं, ग्राम पंचायतों में को जितनी भी ग्राम पंचायत है सबको नेटवर्क से कनेक्ट करने की एक योजना है सरकार की। तो इसका आंसर है बी। ये राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के बारे में डिटेल्स है, आप पढ़िएगा इसको। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है? फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड क्या होता है समझते हैं पहले। कि अलग अलग लोग, जब हम अलग अलग लोग आपस में पैसा कलेक्ट करते हैं और उस पैसा के उस पैसे को कलेक्ट करने के बाद जब उसका यूज़ या तो शेयर मार्केट में करेंगे या फिर किसी बॉन्ड को खरीदने में करेंगे। तो बॉन्ड प्रतिभूति या शेयर मार्केट में खरीदने के लिए इसको जब करते हैं तो उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उनको फिर जितने भी इसमें पूंजी लगाए होते हैं लोगों, वो आपस में उसके लाभ को बांट लेते हैं। तो जहाँ शेयर बाजार की बात आती है या बॉन्डिंग के क्रय विक्रय की बात आती है, उनका जो अधिनियमन होता है, नियमन होता है, रेगुलेशन, यह सेबी के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड, जो सेबी है ये आपको पता होना चाहिए कि जो शेयर मार्केट जितना है, शेयर मार्केट के पूरे का पूरा रेगुलेशन जो है सेबी के द्वारा ही किया जाता है। और जो आरबीआई है, जितने भारत में बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, यह आरबीआई, बैंक केंद्रीय बैंक कहा जाता है आरबीआई को, और बैंकों का बैंकर भी आरबीआई को कहा जाता है। और जो एसबीआई है, भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है और ये इसकी जो उप शाखाएँ हैं विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, स्थापित की गई हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि जो सेबी का स्थापना है वह कब हुआ था। तो जो सेबी का स्थापना है वह 12 अप्रैल 1988, यह डेट आपको याद रखना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी और इसको फिर वैधानिक शक्ति दी गई थी 1992 में एक अधिनियम ला करके। ओके, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम, यह इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वित्तीय जिम्मेदारी बजट प्रबंधन अधिनियम, यह सरकार हर साल बजट लाती है, आपको पता होगा, संविधान के 110वें अधिनियम अनुच्छेद के तहत। तो उस बजट में क्या होता है कि
सरकार का एक वर्ष के अंतर्गत पिछले वर्ष जो खर्च किया रहता है, जो भी उसकी आमदनी हुई रहती है, और अगले वर्ष में उसका क्या आमदनी होगा और वर्तमान वर्ष में उसको क्या है, मतलब लगभग 3 वर्षों का लेखा जोखा बजट में होता है। बेसिकली फोकस किया जाता है कि हमारा जो अगला बजट है, मतलब आने वाला जो वर्ष है, उसमें सरकार को आमदनी कहाँ से कितनी ज़्यादा आएगी और कितनी ज़्यादा उसको कहाँ कहाँ पे खर्च करना है। तो ये सारे मामले बजट में होते हैं, और इनका जो प्रबंधन सरकार बजट में जो पैसे लाएगी और उसको कहाँ कहाँ पे खर्च करेगी, इसके लिए उसकी एक जिम्मेदारी भी बनती है। तो वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम, इसके तहत क्या उद्देश्य बनाया गया था, यह हम देखते हैं। ऑप्शन में है ये राजकोषीय लाभ हासिल करना, राजस्व घाटे को खत्म करना, और राजस्व घाटे को खत्म करना, राजकोषीय घाटे को खत्म करना। फ्रेंड्स, हम इसमें देखते हैं कि 2 चीज़ें हमें कंफ्यूज कर रही हैं, पहला राजकोषीय घाटा और दूसरा राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा हम ये देखते हैं कि सरकार के राजस्व रिवेन्यू से जितने भी उसकी आमदनी प्राप्त होती है, सरकार द्वारा रिवेन्यू, जैसे जो टैक्स लगाती है सरकार, उसके द्वारा सरकार को जितना रिवेन्यू कलेक्शन होता है वह, और सरकार उस रिवेन्यू का जितना वो खर्च करती है या फिर जितना उसने अनुमानित लगाया होता है, तो सरकार के रिवेन्यू से प्राप्त आया और सरकार का खर्च आया। जब हम ये देखते हैं तो अगर इसमें दोनों में अंतर अगर निगेटिव में आ रहा है, ऋणात्मक में आ रहा है, तो हम उसको राजस्व घाटा बोलते हैं। और यह देखते हैं कि जो सरकार का कुल जो टोटल है राजस्व के अतिरिक्त, जैसे कि कर्ज कहीं से लिया गया है या फिर किसी ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ से भी अगर उसको इनकम प्राप्त हो रही है राज्य सरकार को, तो वहाँ सरकार द्वारा टोटल जो खर्च होता है वह, और उसको जो टोटल प्राप्तियाँ होती हैं वह, उनमें अंतर अगर प्लस में आ रहा है तो राजकोषीय लाभ, और ऋणात्मक में आ रहा है तो राजकोषीय घाटा। तो यहाँ पे वित्तीय जो जिम्मेदारी है बजट प्रबंधन अधिनियम है, इसके माध्यम से राजस्व घाटे को खत्म करने का उद्देश्य लाया गया था। क्योंकि बजट में केवल हम राजस्व के बारे में देखते हैं कि सरकार को राजस्व कहाँ से प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा और कहाँ कहाँ पे खर्च होगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाए जाते हैं? रीलोड, रिफ्रेश, रिस्टोर, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा जब आप हम कंप्यूटर चलाते हैं तो एक फंक्शन की होती है F5। अब F5 को हम जब रिफ्रेश करना होता है कंप्यूटर को तो हम F5 दबाते हैं, लेकिन अगर हम जब वेब पेज ओपन किए हुए हैं उस समय अगर हम जब F5 का यूज़ करते हैं तो उस समय उस वेब पेज को रीलोड करने के लिए, उसको फिर से रीलोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसका आंसर सी। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि गंगा जल में कौन सा समास है? समास जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि 2 पदों यानी कि 2 शब्दों को जोड़कर बनाया गया जो नया शब्द है उनको समास कहा जाता है। और इस समास में जो इसके प्रकार होते हैं उनमें से ये पूछ रहा है कि ये जो गंगा जल है ये कौन से समास के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास, इसमें हम ये देख लेते हैं कि जिसका उत्तर पद, पहला पद हो गया गंगा, दूसरा है जल। तो इसमें तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान जो होता है, पूर्व पद इसको बोलेंगे और उत्तर पद इसको बोलेंगे। तो उत्तर पद जिसमें प्रधान होता है उसको हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत लाते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि में ऐसा होता है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, एक पहला पद और दूसरा पद मिलकर के कोई अलग ही पद बनाते हैं, ठीक। और कर्मधारय समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें हम देखते हैं कि दिया है गंगा जल। गंगा जल मतलब हम विशेष रूप से जल की बात कर रहे हैं, चाहे वो जैसे गंगा जल हो गया, यमुना जल हो गया, या किसी भी चीज़ का जल हो गया। अगर हम ये चीज़ प्रधान ना होकर के मेन हम फोकस हो रहा है जल पे, तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। ओके फ्रेंड्स, और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं।
इसको आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चौकपूर्णा। चौकपूर्णा एक भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? ये संस्कृति, भारतीय संस्कृति का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। इसमें आप देख सकते हैं कि जो चौकपूर्णा है, यह वैसे हम अलग अलग इसको डिटेल्स बताने में ज़्यादा क्लियर ये होगा कि हम डायरेक्ट उत्तर ही बता दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है यहाँ का क्षेत्रीय लोक कला है चौकपूर्णा। ओके, और ये जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार हैं, इनके भी अपने अपने अलग अलग लोक कला होते हैं। इनमें से ये जो चौकपूर्णा है वह उत्तर प्रदेश का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि दी गई आकृति में से उस आकृति का चयन करिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी सन्निहित हो। इस तरह के जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, इनमें जो आकृति यहाँ पे दी हुई है, हम ये देखते हैं कि चारों आकृतियों में से किस में यह आकृति हमें प्राप्त हो रही है। चाहे वो हमें एक तरह से W मिल रहा है, और W मिल रहा है तो ये इस पोजीशन मिला है। हो सकता है कि यह आकृति में इस तरह से भी कहीं न कहीं उपस्थित हो, या फिर इस तरह से भी कहीं न कहीं उपस्थित हो, लेकिन यह इस आकृति का उपस्थित होना ही हमें आंसर के खोज करेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि W कहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख रहे हैं तो कहीं पे ऐसा बनता हुआ ये बन जरूर रहा है, लेकिन इस तरह से, लेकिन ये बहुत छोटा है और यहाँ पे बड़ा दिखना है, क्योंकि यहाँ पे M जैसे दिख रहा है आकृति, और यहाँ पे ऐसा कोई चांस बन नहीं रहा है। इसमें थोड़ा सा बन रहा है। इसमें देखते हैं कि ये जो आकृति है, यहाँ ये ऐसा ये आकृति है, तो यहाँ पे ये हमें आंसर मिल रहा है। इसमें भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर है C। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि YON ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित वर्णों का चयन कीजिए। एक पद दिया हुआ है और इसी के सिमिलर इसका जो अगला पद होगा वो हमें देखना होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो पहले उसको लिख लेते हैं। अगर किस प्रकार से यह संबंधित है और उसी तरह से अगला पद भी संबंधित होता है, रिलेटेड होता है, उसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि Y जो है D से कैसे संबंधित है, और O जो है U से कैसे संबंधित है, N जो है U से कैसे संबंधित है, और E M से और X G से। अगर ये जिस तरह से संबंधित है उसी तरह से J A S P O भी आने वाले इनके जो शब्द हैं उनसे संबंधित होंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि A से लेके Z तक आपको इनकी जो सीक्वेंस नंबरिंग है ये आपको याद करना पड़ेगा, अगर इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर आपको सक्षम होना है तो वैसे हम देख लेते हैं। आपको मैं थोड़ा थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ। जैसे Y है ना, Y जनरली क्या है, Y के बाद Z आता है, तो Z का हमें पता है कि 26 होता है, Y का 25 हो जाएगा इसका जो नंबरिंग है। इसको याद रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि जब हम 5 लिखते हैं हिंदी वाला तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और ये Y जैसे ही रिप्रेजेंट होता है तो इसको हम 25 लिखते हैं। ओके, तो Y का कितना हो गया 25, और D का कितना है ABCD 4। ओके, और O का कितना होता है 15। ये कैसे होता है, ये A से लेकर के जब हम Z तक जाते हैं तो सीक्वेंस में है इसका नंबर। U है, U का जनरली 21 होता है, ऐसे कितना 21, आप इसको याद रखेंगे कितना होता है। और N का जो है ये 14 होता है, E का 5, X का 24। अब जैसे Y का हमने देखा था और X का ही अगर देखेंगे तो हम जो हिंदी में 4 लिखते हैं कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये जनरली X से संबंधित होता है, इसको हम 24 देखते हैं। और G का है G7, आपने ग्रुप सुना होगा, इसको G7 कर लेंगे। और M जो है M, आप देख लीजिए ये M जो है ऐसे, अब M ऐसे है तो यहाँ पे 3 से संबंधित है तो ये 13। इसी तरह से जब W है ये इस तरह से, ये भी 3 से संबंधित, ये 23। ऐसे इसको आप याद कर सकते हैं, या फिर जनरली याद है तो भी ठीक है। तो M का कितना हो गया 13 और U का 21 अगेन। तो हम ये देख लेते हैं कि जब
25 है, 25 हम कितना अंक ऐड करेंगे तो ये 4 तक जाएगा। तो 25 के बाद एक 26 है, 26 के बाद ही हम जब 4 करेंगे तभी 4 आएगा, है ना। तो 1 2 3 4 यानी कि हम 25 में +5 कर रहे हैं तो हमें 4 तक पहुँच पा रहे हैं। उसी तरह से हम 15 में +6 कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 21, और 14 में +7 कर रहे हैं तो हमें 21 मिल रहा है। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि जो ऊपर वाली पहली संख्या है उसमें हम 5 6 7 8 9 ऐसे क्रम में ऐड करते जाएंगे तो हमें अगली वाली संख्या मिल जाएगी। तो जैसे 24 का यहाँ पे कितना 7 है, यहाँ 7 हमने ऐड किया, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 ऐसे होगा। तो 24 में अगर हम पहले 26 तक पहुँचाना है, इसके बाद हम देखते हैं तो 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 और 7 हो जाएगा। तो 2 जोड़ेंगे तो 26 तक पहुँच जाएगा और 7 रहेगा अगला नेक्स्ट, यानी कि 7 तक पहुँच रहा है। तो यानी कि स्टार्ट किए 5 से और पहुँचे हम 9 तक। तो वैसे ही यहाँ पे जी का जितना भी नंबर होगा उसमें हम करेंगे 5 + 6 + 7 + 8 + 9। अब जे का कितना होता है, अब जे का कितना जे एच का जब हम ऐसे नंबर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, ये कितना हो 8 होता है। एच का कितना होता है 8, और आई के बाद होता है जे। तो आई हम जब लिखते हैं तो वे 9 जैसे लिखते हैं, उसका होता है 9, और आई के बाद ही होता है जे। तो जे जब पहले वाली भी संख्या अगर पता हो तो हमें आगे वाली संख्या पता हो जाती है। तो 9 है तो जे का कितना हो जाएगा 10। अब जे का 10 हो गया, +5 कर दिया, हो गया 15, यानी कि 15 वाली संख्या हमें मिलेगी। 15 में क्या है ओ, ठीक। वैसे ही ए है, इसमें हम +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 एक में, और 7 कितना होता है जी 7, ठीक। और यहाँ पे है एस का कितना होता है 19 को 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26 का क्या होता है जेड। उसी तरह से पी है, पी का कितना होता है 16, ओ का कितना होता है 15। इसको आपको सीक्वेंस याद रहेगा तो यस इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 क्या, यहाँ पे भी यहाँ 16 में 8 करेंगे तो कितना आएगा 26, अब 26 का भी जेड, और 15 में 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 24 को कितना बताए थे एक्स। तो जो ये ऑप्शन है ये आंसर हो जाएगा। ये आपको बताने में इतना टाइम लग रहा है, बाकी इसको सॉल्व करने में 30 सेकंड से भी कम टाइम लगेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा OGZ XX ए आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। विषम शब्दों में आपको ऑप्शन देख लेना है कि मोबाइल है, कंप्यूटर है, फाउंटेन पेन है, टेलीविज़न है। तो हम ये देख लेते हैं कि जो मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविज़न है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, लेकिन जो फाउंटेन पेन है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं है, इसको मैनुअल यूज करना होता है। किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। फाउंटेन पेन है, स्याही यूज होती है, स्याही नहीं फाउंटेन पेन है, तो इन सब से अलग है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करने पर व्यंजक सही होगा। 15 है, 3 है, 4 है, 20 है। हम पहले को आजमा लेते हैं। ऐसे में ऐसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो हमें अगर कॉमन सेंस बहुत हाई IQ लेवल का है तो हम सीधे ही देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है, अगर नहीं है तो हम एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं। तो हम 0 लेवल से स्टार्ट करते हुए चलते हैं कि हम एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले गुणे करते हैं, फिर डिवाइड कर लेते हैं, फिर ग्रेटर देन का यूज़ कर लेते हैं, फिर ये देख लेते हैं। तो अगर हम 15 हम बोर्ड मास का यूज़ करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। तो इसमें हम जनरली क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट यूज़ करते हैं, फिर डिवाइड यूज़ करते हैं, फिर मल्टीपल यूज़ करते हैं, फिर सब्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस। तो जनरली हमें यहाँ पे जो यूज किया गया है, यहाँ पे मल्टीपल
है और डिवाइड है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 3 4 ये 15 हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा 20। ठीक, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 15 यहाँ 45/4 इज ग्रेटर देन 20। 4 को डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, ये जितना भी आएगा ये 20 से ज़्यादा नहीं है, यानी कि पहला हमारा आंसर जो ऑप्शन है वो सही नहीं होगा। ठीक है, और हम ये दूसरा वाला इस तरह से देखते हैं। दूसरा वाले में देखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 15 के बाद डिवाइड होगा, 15 डिवाइडेड बाई 3 गुणे 4 लेस देन 20। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 15 डिवाइड हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और गुणे 4 करेंगे 8 लेस देन 20, तो 15 चौका 20 लेस देन 20। ये सही नहीं क्योंकि ये इक्वल है। तो हम ये देख लेते हैं कि ये इक्वल है, तो यानी कि यहाँ पे अगर हम बराबर कर दें ये वाला तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसके बाद ही हमें ये मिल रहा है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं तो 15 डिवाइडेड बाई 3 कर रहे हैं तो आ रहा है 5, और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो इक्वल में 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है सी। अब चाहें तो आप इसको चेक करें या फिर ना करें, हमारा आंसर यहीं से प्राप्त हो रहा है। तो हमें एग्ज़ाम में क्या होता है, टाइम बचाना होता है। वैसे चेक करने के लिए हम आपको दिखा देते हैं। 15 है, प्लस कर लेंगे, फिर 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई फिर कितना है 4 है, 12 इक्वल टू 20। इसको देखेंगे हम, पहले मल्टीप्लाई स्टार्ट ऐड करते हैं। तो मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 20। 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27 इक्वल टू 20। ये करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट नहीं है, हमने चेक कर लिया, और इसको आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि उस आरेख की पहचान कीजिए। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये। जैसे कि अलग अलग संबंधों को हम अगर ये वेन के माध्यम से रिप्रेजेंट करें तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, रीजनिंग में, कि उस आरेख की पहचान कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें दिया है कि देश, कंट्री दिया हुआ है, राज्य दिया हुआ है, और शहर दिया हुआ है। हम ये देखते हैं कि ये देश और राज्य जो है एक दूसरे से बिल्कुल इस तरह से संबंध है कि देश के अंदर राज्य होते हैं, है ना। देश से बराबरी में संबंध नहीं है, थोड़ा सा नीचे ही है। तो नीचे जब संबंध है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देश को बना लेंगे, और देश के अंदर राज्य है तो हम इसको कहीं इस तरह से नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, और इसके बाद ही अंदर बनाएंगे, क्योंकि देश सबसे बाहरी तौर पे रहेगा, और उसके अंदर, देश के अंदर राज्य है। और उसी तरह से शहर जो है देश के अंदर राज्य, राज्य के अंदर शहर है, जिला या कोई सिटी है, शहर है, तो वह इस तरह से आएंगे, इनका संबंध है। अगर ये एक तरह से जैसे भारत होता, एक अलग देश होता और दूसरा देश होता, ठीक, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये इस तरह से है और ये अलग देश है। ये बिल्कुल इन दोनों में जैसा संबंध है, और देश ही देश हैं तो कहीं कहीं दो देशों की सीमाएं बीच में कुछ कहीं मिलती जुलती हों तो हम इनको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। आपको जो मैं बता रहा हूँ अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पुनः एक बार दोबारा देखें, और अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको आपके सारे डाउट को वहाँ पे क्लियर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओम्स लॉ इज वैलिड इन केस ऑफ। ओम का जो नियम है वह किस स्थिति में मान्य है। तो आपने फिजिक्स में ओम का नियम पढ़ा होगा। ओम का नियम क्या कहता है कि जब कोई चालक धातु है, चालक है, तार है, वायर है, अगर इसका हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो जो इसमें इनके जो सिराएँ हैं, इनके जो जैसे ये है ए हो गया और बी हो गया, इनके जो ए और बी में जो विभव वोल्टेज होगा, इन वोल्टेज का जो अंतर होगा, वोल्टेज का अंतर जो होगा, इनमें बहने वाली जो धारा है, करंट है आई, तो वह जो वोल्टेज है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यह ओम का नियम कहता है। और यही हम जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये जो कांस्टेंट आता है आई आर हो जाता है, आर आई इक्वल टू में हो जाता है भी।
यहाँ पे वोल्टेज भी है वोल्ट, और आई एम्पियर में करंट है, और आर ओम में रेजिस्टेंस है। यही ओम का नियम कहता है। तो इसका जो ये पूरा कहाँ पे जा रहा है, चालकता में जा रहा है ना। जब कोई चालक धातु होगी या चालक तार होगा, वायर होगा, तो वहाँ पे आती है किस स्थिति में मान है, चालक की स्थिति मान है। ओके, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि अपशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को क्या कहते हैं। जो जैव अपघटन होते हैं, बायो डिग्रेडेशन जो होता है, डिग्रेडेशन, ये क्या होता है। जैव अपघटन का मतलब ये होता है कि जब हम, आपको पता हुआ कि जो घरेलू कंपोस्ट खाद बनता है, तो घरेलू कंपोस्ट खाद जो जितने भी जैविक अपशिष्ट होते हैं, जैविक अपशिष्ट मतलब जैसे हरे पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो, या फिर घरेलू खाना हम जब सब्जी छिलते हैं छिलका उसका वो हो गया, या फिर मवेशियों को जो चारा रखते हैं अगर वो उसका जो अपशिष्ट बच गया वो, इन सबको हम क्या करते हैं, या गोबर ही मान लेते हैं, इनको हम क्या करते हैं कि जब हम मिट्टी खोद करके अगर हम उस गड्ढे में उसको दबा देते हैं और ऊपर से मिट्टी कर देते हैं, तो कुछ समय बाद वो हमें एक खाद के रूप में प्राप्त होता है। ये कैसे होता है, इसका ये जो जैव अपघटन होता है इसी के माध्यम से प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि जो वायु की अनुपस्थिति, कहीं कहीं वायु की बहुत कम मात्रा में उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति, उस दौरान जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया इस जैविक अपशिष्ट होते हैं उनको अपघटित करते हैं, और अपघटित करने के बाद उसको एक खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। इनको कंपोस्ट खाद बोला जाता है, और इस जो प्रोसेस है पूरा इसको कंपोस्टिंग बोला जाता है। ओके, तो जो इसका आंसर है कि अपशिष्टों को नियंत्रित स्थितियों में, नियंत्रित स्थिति का ही मतलब है कि हम उसमें जो टेम्परेचर है उसका और जो उसमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हम इसको कंट्रोल करके करें। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, सूख जाएगा, है ना। के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैविक अपघटन क्या कहेंगे, कंपोस्टिंग कहेंगे। तो आंसर है ए। आगे देखते हैं कि पादप जल जो पौधों में जो जल है उनके संबंधों में ये एक सिंबल है, साई बोलते हैं इसको। साई डब्ल्यू प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन है कि पराशरणी दाब है, जल विभव है, विलय विभव है और पराशरण है। तो पराशरणी दाब का मतलब क्या है कि जब एक लिक्विड एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वो जो पारगम्य झिल्ली होती है अगर उसके माध्यम से जा रही हो तो हम उसके माध्यम से जा रही हो और उन दोनों के बीच में जो दबाव बन रहा हो तो हम उसको पराशरणी दाब कहेंगे। और यहाँ पे जो ये प्रतीक है यह जो जनरली यूज होता है वह किस स्थिति के लिए यूज होता है, जल विभव के लिए, जल विभव के लिए यूज होता है। और जब जल विभव होता है इसका जो निर्धारण होता है वो हम देखते हैं कि जो सॉल्यूट होता है, जब हम किसी चीज़ को घोलते हैं किसी में तो जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, है ना, विलेय बोलते हैं। विलेय यानी कि जो घुल जाए ना, विलायक मतलब सॉल्यूट। तो जो सॉल्यूट है ये कम मात्रा वाले को बोलेंगे और जो विलायक है वो जो ज़्यादा मात्रा में, जैसे हम कि नमक हो गया, पानी हो गया, तो पानी अगर ज़्यादा मात्रा में है तो ये हो गया सॉल्यूट हो जाएगा यानी कि विलायक। और जो नमक है कम मात्रा में है तो इसको बोलेंगे विलेय। विलेय और विलायक दोनों में हम ये समझते हैं कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो हो जाएगा विलायक और जिसकी मात्रा कम होगी वो हो जाएगा विलेय। अगर चीनी की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम है तो चीनी यहाँ पे विलायक हो जाएगा और पानी विलेय हो जाएगा। और उसी तरह से अगर नमक की मात्रा ज़्यादा है तो नमक विलायक हो जाएगा और पानी विलेय हो जाएगा। तो यहाँ पे जो विलेय है ये इसका निर्धारक कारण होता है और जो दबाव होता है, प्रेशर, दाब, वह इसका होता है। और सॉलिडनेस क्या है, उसकी ठोस अवस्था है कि ठोस कितना ठोस है उसके अणु, वो देखते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं इन पर निर्भर करता है जो जल विभव है। ओके, तो आंसर है बी। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि मछलियों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो फ्रेंड्स जो मछलियों के उत्सर्जी पदार्थ हैं कि मछलियाँ अपने में से क्या उत्सर्जित करती हैं, तो मछलियों से जो उत्सर्जित पदार्थ है वह है अमोनिया, NH4
या कहीं कहीं NH4 है अमोनिया, तो इसको उत्सर्जित करती हैं कौन? मछलियाँ। अब ये अमोनिया क्या है देख लेते हैं कि अमोनिया क्या है कि तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है और ये हवा से हल्की होती है। और इसकी जो खोज है ये जोसेफ प्रिस्टले ने सर्वप्रथम अमोनियम क्लोराइड को चूने के साथ गर्म करके अमोनिया गैस को तैयार किया था। ओके, और ये देखते हैं कि जो अमोनिया गैस है यह पानी में H2O में सबसे ज़्यादा घुलनशील है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर अमोनिया गैस से कहीं अगर आँख में जलन हो रहा हो या फिर किसी को मतलब अमोनिया गैस के कांटेक्ट में आया हो तो उसको चेहरे को या आँख को बार बार धोना चाहिए ताकि वो पानी के साथ अमोनिया निकल जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबूदाना किससे बनता है? साबूदाना फ्रेंड जैसे आपको पता होगा कि साबूदाना क्या है? खाद्य पदार्थ है। जब लोग उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं तो साबूदाना को प्रयोग करते हैं और प्रसाद के रूप में भी जनरली बनाया जाता है। इस खाने के लिए जनरली यूज़ करते हैं। यह क्या है? खाद्य पदार्थ है। और ये होता क्या है? ये छोटे छोटे मोती के दाने के जैसे एक मतलब सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल दाने होते हैं, साबूदाना होते हैं। अब ये बोल रहा है कि ये किससे बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स जो इसमें जो बनाया जाता है, जो आप जनरली जो मोटी पत्तियाँ होती हैं, आप किसी पौधों की जब मोटी पत्तियाँ देखेंगे जो गूदेदार होती पत्तियाँ होती हैं, तो इन पत्तियों के जो बीज का पल्प होता है इसको निकाल करके क्या किया जाता है? उसको पाउडर मतलब महीन पीस लिया जाता है और उसको सूखा करके फिर उसको पाउडर के फॉर्म में फिर उसका छोटा छोटा गोल गोल बना दिया जाता है। और ये सारा चीज़ होता है साइकस के पौधे से। साइकस के पौधे से जो स्टार्च निकलता है और उनकी पत्तियों के जो बीज का भाग होता है उससे साबूदाना बनाया जाता है। और जो आपको बता दें कि जो साइकस पौधा है ये मूल रूप से जो पूर्वी अफ्रीकी जो देश हैं वहाँ की मूल जाति है। ये क्या है? साइकस। और ये भारत में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य के सेलम में तैयार किया गया था। ओके, तो आंसर है इसका साइकस। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी और एंथोलॉजी। हम ये देखते हैं ऑप्शन में कि जो फिनोलॉजी है ये फाइनेंस से संबंधित है। फाइनेंशियोलॉजी बोलेंगे इसको। तो फाइनेंस से संबंधित यानी कि वित्तीय और वित्तीय का जो वित्त का संबंध है, फाइनेंस का संबंध जो है मानव से, मानव किस तरह से वित्त को से रिलेटेड है, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो ये फिनोलॉजी में करते हैं। ओके, पोमोलॉजी जो है ये फलों के अध्ययन को कहा जाता है। और जो एग्रेस्टोलॉजी है यह घास का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, घास का अध्ययन करते हैं, उसको एग्रेस्टोलॉजी करते हैं। और जो एंथोलॉजी है इसमें हम फूलों का अध्ययन करते हैं, फ्लावर्स होते हैं। ठीक, तो इसमें जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं लगते क्या कहलाते हैं? फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जनरली हम जो आसपास के पौधों को देखते हैं उसमें फूल लगता है पहले, फूल के बाद फिर उसमें फल लगता है, फल के अंदर बीज होता है। ठीक, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जैसे कि आप गुड़हल का देखेंगे, गुड़हल का फूल होता है। ठीक, और वैसे चमेली वगैरह का ये सब जितने फूल फ्लावर्स वाले पौधे होते हैं तो वो क्या करते हैं? फूलते हैं और फूलने के बाद झड़ जाते हैं और वो मतलब एक तरह से फूलते ही हैं, उन्हें फल नहीं लगता है। इस तरह के भी पौधे होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फूल नहीं लगता है, डायरेक्ट फल ही लगता है। ठीक, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं लगता है। ठीक, तो इस तरह के पौधे इनमें हम देखते हैं कि एक एक ऑप्शन को क्लियर करते हैं कि ब्रायोफाइट्स का नाम से ही संबंध है कि फाइट जहाँ पे लगते हैं तैरने वाली चीज़ें होती हैं। तो पानी में जो पौधे तैरते हैं, बेल टाइप के जो होते हैं, पानी में ऊपर में तैरते रहेंगे और तैरने के कुछ चीज़ें जो कुछ पौधे जो होते हैं पानी में तैरते हैं और वही फिर बाहर की तरफ भी आ जाते हैं, उभयचर जैसे पौधे होते हैं, तो ये ब्रायोफाइट्स होते हैं। जो टेरीफाइट्स होते हैं इनमें बोलता है कि जो टेरीफाइट्स संवहनी पौधे हैं, ठीक,
इनमें ये बोलता है कि इस तरह के जो पौधे होते हैं कि पौधों की जड़ा, तना और पत्तियां जो है कि इनमें होते हैं, लेकिन फूल और बीज इनमें नहीं लगता है। ठीक, तो इसको टेरिफाइट्स होते हैं। किस तरह के पौधे होते हैं? जिनमें बीज और फल नहीं लगते हैं, बाकी फल, ये जड़, तना और पत्तियां होती हैं, इसको टेरिफाइट बोलते हैं। आवृत बीजी बोलते हैं, जैसे हम आसपास के पौधों को देखते हैं कि जैसे अमरूद हो गया, आम हो गया, जिनमें फल भी लगता हो और उसके अंदर बीज भी हो और पहले फूलता भी हो, तो उसको हम बोलते हैं आवृत बीजी। और अनावृत बीजी किस तरह के पौधे होते हैं? जिनमें बीज बनते हैं, फल नहीं होता है, बीज बाहरी तौर पे होते हैं। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? अनावृत बीज बोलते हैं। तो इसका जो जैसे बोल रहा है कि पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगता है, इसको क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका जो उदाहरण है वो अनानास है, अनानास, पाइनएप्पल। आगे क्वेश्चन पे देखते हैं कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, ये, और इनमें बैक्टीरिया में से वह जीवाणु जिनका आकार सबसे छोटा होता है। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बताएं कि पृथ्वी पे जितनी भी कोई भी चीज़ है, अगर हम उसकी आकृति को ये देखेंगे कि वो उसकी आकृति किस फॉर्म में सबसे ज़्यादा छोटी होगी या सबसे कम स्थान घेरेगी, तो अगर ठोस है, वो सॉलिड है, तो सबसे कम स्थान घेरेगी। और वो ठोस में से भी अगर ठोस है या फिर ठोस नहीं हो पा रही है, तो किसी भी अवस्था में है, अगर वह गोल आकृति में है ना, तो वह सबसे कम स्थान घेरेगी या सबसे छोटी होगी। ठीक है, इनमें जैसे बता रहा है कि वाइब्रियो यानी कि कौमा के आकार का, गोला यानी कि गोलाकार का, दंडा यानी कि लंबाई में, स्पाइरल यानी कि इस तरह से स्पाइरल, इस टाइप के। तो इनमें जो बोला है कि सबसे छोटे आकार के होंगे वो, तो जो गोल जीवाणु होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वह सबसे छोटे आकार के होंगे। बैक्टीरिया की जो खोज की थी सबसे पहले किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शंस हैं आपको पीलिया है, तपेदिक है, चेचक है, टीबी है। तो जो पीलिया है, जिसको बोलते हैं जॉन्डिस, पांडु रोग, ठीक, यह किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। ठीक ना। हेपेटाइटिस बी का भी लगभग इसी के से संबंध होता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है ये लीवर को प्रभावित करता है। जो लीवर होता है, यकृत, ठीक, इसको प्रभावित करता है पीलिया, यह वायरस से होता है। जो तपेदिक है, टीबी श्वास संबंधित बीमारी है, फेफड़ा से रिलेटेड, यह बैक्टीरिया द्वारा होता है। और जो चेचक है, छोटी माता बड़ी माता जो चेचक होती हैं, ये वायरल फीवर है, वायरल बीमारियां हैं, ये भी वायरस से होती हैं। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से रोग बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है वह, तो ऑप्शंस के में क्या हो जाएगा? बी। जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, उसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं। यह हिंदी में इसको क्षय रोग भी बोलते हैं। पिछले वीडियो में बताया आपको, जब ज़्यादा एक हफ्ते से ज़्यादा लगभग खांसी जब हो जाती है तो टीबी का रूप ले लेती है। आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, मानव के आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कौन होते हैं? मानव के आंत में बहुत सारे जीवाणु बैक्टीरिया पाई जाती हैं। उनमें से जो बैक्टीरिया है वो कौन सी होती है? इसमें हम देखेंगे कि जो कोलाई है, एसररिसिया कोलाई, ये जो जीवाणु है मानव के आंत में पाई जाती है। और जो मानव मल होता है उसके माध्यम से भी ये बाहर आ जाती हैं। और मानव मल जब बाहर पानी में मिल जाता है तो कोलाई बैक्टीरिया बहुत सारी हो जाती हैं। और इनके संपर्क में जब मानव आता है तो उसको हैजा बीमारी हो जाती है। और हैजा बीमारी जो होता है वाइब्रियो कोलेरी के कारण होता है, ठीक, डायरिया। तो इसमें जो ऑप्शन है, मानव के आंत में कौन सी जीवाणु पाई जाती है, वह एसरसिरिया कोलाई पाई जाती है। इसको आप, जो कोलाई है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। कोलाई, ये
इस बीमारी ये एसआर सीरिया कोलाई जीवाणु है और इसके कारण जब ये पानी में मिल जाता है और पानी में मिलने के बाद जब इस पानी को कहीं खाने पीने में संपर्क में इंसान आता है तो कौन सा रोग होता है? हैजा, डायरिया, है ना। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन है, इसमें फिलिंग ब्लैंक्स है कि दी इस पेरेंट्स ब्लैंक है द अपकमिंग स्क्रीनिंग टेस्ट टू क्वालिफाई फॉर द एन इंटरव्यू। इसमें जब एक कंडीशनल टाइप के क्वेश्चन है, कंडीशनल मॉडल जो मॉडल्स होते हैं इंग्लिश में उनसे रिलेटेड कि दिस पेरेंट्स, अगर हम इनमें से देखें तो मॉडल्स में जैसे सूड है, सूड भी एक मॉडल है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या आएगा कि ये सूड पास भी हो सकता है, सूड हैज़ पास्ड भी हो सकता है। और यहाँ पे इस पेरेंट्स हैं प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पे हैज़ ना होगा, हैज होगा, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि आगे वाला जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इन तीनों में से क्या होगा। आगे वाला टर्म बोलता है कि द अपकमिंग स्क्रीनिंग टेस्ट, आने वाले जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके लिए टू क्वालिफाई फॉर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए यह करना होगा, क्या करना होगा? हैव टू पास, होना चाहिए। एक कंडीशनल होता है कि यह होना चाहिए तभी करना होगा, तभी आगे ये इंटरव्यू के लिए पास हो पाएगा, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो यहाँ पे जो हैव टू मॉडल है ये बताइए जनरली हिंदी में रिप्रेजेंट करता है कि करना है, करना पड़ेगा, है ना। आई हैव टू गो, हमें जाना है ना। इस तरह से द पेरेंट्स हैव टू पास द अपकमिंग स्क्रीनिंग टेस्ट टू क्वालिफाई एन इंटरव्यू। इसका ऑप्शन डी हो आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं कि वाइल यूके हैज अर्नड रिकॉर्ड रिवेन्यू दिस ईयर, इसके बाद क्या है? इट स्टिल लैग्स और इट लैग स्टिल और इट लैग्स स्टिल विल बिहाइंड इन एक्सपोर्ट्स। फ्रेंड्स, जो इसमें ऑप्शन है कि पहले हम यूके की बात कर रहे हैं ना, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर में जब हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, हैज, ये जो यहाँ पे दिया है कि हैज़ अर्न रिकॉर्ड रेवेन्यू दिस ईयर, ये इसके बारे में बता रहा है थोड़ा जनरली, लेकिन इसको हम सेंटेंस का फॉर्म में लिखने के लिए इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ये देखते हैं कि वाइल यूके इतना, तो हम केवल यूके की बात करेंगे। यहाँ पे हम जो सब्जेक्ट है ये यूके को लेकर के चलेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। अब सिंगुलर के लिए यहाँ पे स्टिल, जैसे हम पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का जो बॉन्डिंग है वो चलता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होता है, यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या है? सिंगुलर होगा। और जो जितने भी वर्ब होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उनको सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एस या ई एस जोड़ा जाता है। जैसे शब्द है, जैसे वर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इनमें हम देखते हैं कि ये क्या है? सिंगुलर है, तो जो यहाँ पे वर्ब आएगा वो क्या आएगा? वो भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे जितने भी वर्ब होते हैं क्या है? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। इसमें एस या ई एस किसमें लगा हुआ है? एक तो इसमें लगा है और एक इसमें लगा है। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल हो जा रहे हैं। अब इनमें से क्या आएगा कि इट स्टिल लैग्स या इट लैग्स स्टिल। तो ये जो स्टिल है ये मॉडल आएगा, ये जो वर्ब है, तो मॉडल जो है हमेशा वर्ब से पहले आते हैं। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कि यूके, वाइल यूके हैज अर्न रिकॉर्ड रेवेन्यू दिस ईयर, यूके इट स्टिल लैग्स वेल बिहाइंड इन एक्सपोर्ट, है ना। तो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि अन्ना एंड तानिया वेंट शॉपिंग बट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि नाउन सब्जेक्ट जो होते हैं ये नाउन हो गए। अब
इनका अगर पुनः प्रयोग करना है साथ में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोनाउन यूज करते हैं। प्रोनाउन, तो नाउन प्रोनाउन में हम देखते हैं कि जब क्या है, ही, सी, इट या नेम, तो ही, सी, इट नेम है, तो जैसे कि ही के लिए बोलते हैं हीज, है ना, सी के लिए हर, या ही, सी, इट नेम बोलते हैं। अगर लड़का है, लड़का का नाम दिया है तो ही, और सी लड़के का नाम दिया है तो सी, और किसी वस्तु का नाम दिया हुआ है या जिसको हम मेल फीमेल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है उनको इट बोलेंगे, और या फिर नेम ही जनरली देते हैं। यहाँ पे दो का दिया है, प्लूरल में है, तो प्लूरल के लिए हम क्या करते हैं, आई, वी, यू या दे। तो यहाँ पे क्या है कि अन्ना एंड तानिया है, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। अब प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे होगा। दे कुडंट फाइंड एनीथिंग। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे बताया कि ही के लिए ही हो जाएगा, सी के लिए हर हो जाएगा, इट के लिए इट्स हो जाएगा, और सिंगुलर वालों के लिए, और आई के लिए अस, वी के लिए भी अस हो जाता है, और दे के लिए दे ही रहता है ना, तो यहाँ पे दे हो जाएगा। तो यहाँ भी दे हो जाएगा और यहाँ भी दे होगा, आंसर हो जाएगा डी। ये इनमें से कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, इसमें ज़्यादा मतलब ये जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इतना ही मुझे लग रहा है पर्याप्त है। आगे चलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज डेंजरस टू बी यूज्ड वाइडली। इसमें हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहा है इसमें एक वर्ड है टू, ठीक। तो यहाँ पे कुछ कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उनमें कंडीशन होता है एक टू, फिर कुछ रहता है इसके बाद टू, है ना। बोलेंगे कि टी इज टू हॉट टू टेक। तो जैसे बोलेंगे कि चाय जो है इतना ज़्यादा गर्म है कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है इसको पीने के लिए। तो जब एक कंडीशनल सब्जेक्ट है टू टू, तो जो यहाँ पे अगर टू आ रहा है तो यहाँ पे टू आएगा, ओके। तो ये यहाँ पे ज़्यादा सोचने की मतलब एक कंडीशन आपको याद है तो इसलिए बन जाएगा, आंसर होगा सी। अगला देखते हैं कि इफ़ आई हैव मनी। ये भी एक तरह से कंडीशनल है कि हम अपने फ्यूचर के लिए या फिर पास्ट के लिए भी कभी हम बोलते हैं ना कि काश हमारे पास ऐसा रहा होता है, या फिर अगर हमारे पास ये चीज़ होता। तो यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद का सेंटेंस जो है वो डिसाइड करेगा कि इनमें से क्या फील होगा। तो आई डैश डैश इच टुमारो, तो जब यहाँ टुमारो लिखा है दैट मीन्स कि हम आने वाले दिन की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में फ्यूचर की बात करें तो प्रेजेंट में जब फ्यूचर की बात करेंगे तो क्या मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे यस्टरडे होता तो यहाँ पे वुड परचेज हो जाता, ठीक। लेकिन यहाँ टुमारो है इसलिए विल परचेज होगा, तो आंसर हो जाएगा ए। बाकी हैव परचेज या हैव परचेज्ड फ्यूचर कंडीशन में अभी यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन देखते हैं कि पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है। पोल वॉल्ट का बादशाह, पहले तो हम देख लेते हैं कि पोल वॉल्ट एक तरह से क्या है, जो एथलीट होते हैं, है ना, जिमनास्ट टाइप के, वो इस तरह का गेम होता है। ये आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो एक बहुत बड़ी डंडी होती है, रनिंग करके आते हैं और उस डंडी के सहारे उसके बहुत हाई तक जंप करके फिर किसी टारगेट दिया होता है, उस टारगेट को जंप करना होता है। इस तरह का जो गेम होता है पोल वॉल्ट। अब पोल वॉल्ट में बोल रहा है कि पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है। तो पोल वॉल्ट का बादशाह इन ऑप्शंस में क्या ऑप्शन है, रियान बोथा, सर्गेई बुबका और एम्मा जॉर्ज, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो ऑप्शन है सर्गेई बुबका, है ना, तो सर्गेई बुबका को पोल वॉल्ट का बादशाह कहा जाता है।
ये जो सर्गेई बुबका है, ये यूक्रेन की पूर्व पोल वाल्टर हैं और इन्होंने लगातार 6 बार विश्व विजेता का रिकॉर्ड बनाया हुआ है और इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता है इस पोल वाल्ट में। तो जो सर्गेई बुबका हैं, ये इनको पोल वाल्ट का बादशाह कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, ग्रेट डिलेयर उपनाम। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? तो राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर इनमें से कौन है जिन्हें ग्रेट डिलेयर के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से जो है डिकी बर्ड इंग्लैंड के हैं और इनको ग्रेट डिलेयर के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया? ऑप्शन है नेपाल, अमेरिका, चीन, रूस। ठीक, तो हम ये इसमें देखते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की जो चंबा घाटी है, चंबा जिला है, वहाँ पे यह अभ्यास आयोजित किया गया था और यह जो अभ्यास है अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच में यह अभ्यास किया गया था। और ये जो विशेष बल है इनके द्वारा किया जाता है। जो विशेष बल भारत में विशेष बल है 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उसके जस्ट बाद 1965 में ही विशेष बल की स्थापना की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला बन गया है? यानी कि कौन राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ठीक, तो फ्रेंड्स जो इसमें राजस्थान है वह पहला राज्य बन गया है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला। तो इसमें 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो कहाँ किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। और ये पहला राज्य भी है जिन्होंने प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? जो महेंद्रगिरी पर्वत हैं वो उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो जो उड़ीसा है वहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है। वहाँ पे लोग जो वहाँ की राज्य सरकार है उसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित करने किया है, दूसरे राज्य का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? भारत का जो स्थान है, पहले हम ये देखते हैं कि वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात जो है ग्लोबल जेंडर रेशियो रिपोर्ट, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा जारी किया जाता है यह रिपोर्ट। और इसमेमें भारत जो है कितने स्थान पर पहुंच गया है, इसकी भारत की रैंकिंग पूछ रहा है। तो भारत 168 में नहीं, मतलब 28 स्थान पर फिसल करके इतना पहुंच गया है। यानी कि यह देखें कि इससे 140वें स्थान इसका रैंकिंग है भारत का। तो भारत में 140
28वां रंग फिसल करके हुआ है, यानी कि 100, चलिए ठीक है, 140वां स्थान है अभी भारत का। और इसमें देखते हैं कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश इस सूची में 65वें स्थान पे है। और जो नेपाल है, भारत के जो पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश हैं, वो 106वें स्थान पे है। अब पाकिस्तान इसमें है 153वें स्थान है। और अफगानिस्तान जो है वो 156, और जो भूटान है वो 130वें स्थान पे है। ठीक है, तो फ्रेंड्स भारत का जो रैंकिंग है वो कितना है, 140वें स्थान है। किसमें? ग्लोबल जेंडर रेशियो रिपोर्ट। और ये कौन जारी करता है? WEF जारी करता, और भारत के रैंकिंग ये आपको याद होना चाहिए। ओके, आंसर है सी। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें फर्स्ट जो रैंकिंग है वो आइसलैंड की है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? तो भारत का जो पहला किस देश ने जो पहला है, जो वर्ल्ड का कौन सा देश जो है जो पहला है जो जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? इनमें से जो रूस है, इसने पहला देश बन गया है जिसने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया गया था कब? तो भोपाल राज्य को भारत में कब शामिल किया गया था? जो भोपाल रियासत है, भोपाल रियासत की जो स्थापना है 1707 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद खान ने किया था। ठीक, जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो आज जितने भी रियासत हैं उनको 3 ऑप्शन दिए गए थे, या तो पाकिस्तान में मिल जाए, या भारत में विलय हो जाए, या फिर खुद स्वतंत्र रहें। तो जो भोपाल है वह स्वतंत्र रहने की घोषणा किया था और स्वतंत्र की, लेकिन इनमें एक टाइम आया जब वह भारत में विलय कर लिया गया। और ये टाइम कब था, क्वेश्चन में पूछा गया है। यह था 1 जून 1949। 1 जून 1949 को उस समय जो भोपाल रियासत है उसके राजा थे हमीदुल्ला खान। इन्होंने भारत के विलय पत्र पे साइन किया, सिग्नेचर किया, और अपने जो भोपाल रियासत है उसको भारत में विलय कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भोपाल है, यह भोपाल रियासत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें बातें चल रही हैं, लेकिन हम जनरली अगर भोपाल की बात करें, जहाँ पे जो मध्य प्रदेश का जिला है, राजधानी भी है। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है और एक जिला है, और यह जो जिला है वो बना था 1972 में। भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिले बने थे। और सीहोर का, इससे पहले ये जो भोपाल है वो सीहोर का एक तहसील हुआ करती थी, जो 1972 में एक जिला नॉमिनेट किया गया, और उसी समय मध्य प्रदेश की राजधानी भी बनाई गई। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था? तो फ्रेंड्स, जो मध्य प्रदेश राज्य है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 में हुआ था भाषाओं के आधार पर, उस समय मध्य प्रदेश का राज्य की स्थापना हुई थी, जिसमें तत्कालीन जो थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, आज के छत्तीसगढ़, दोनों शामिल थे, MP और CG शामिल थे। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश से 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। और उस समय जब अलग किया गया तो मध्य प्रदेश के पास 45 जिले बचे और 16 जिले अलग होकर के छत्तीसगढ़ नए राज्य का निर्माण हो गया। ओके फ्रेंड्स, आंसर है 1 नवंबर 2000 बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सी कृति राजा भोज की है? तो फ्रेंड्स, जो राजा भोज हैं परमार शासकों में से महान शासक माने जाते हैं, जिन्होंने संस्कृति कल्चर जो साहित्य है उसको संरक्षण दिया और खुद बहुत बड़े कवि और लेखक रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे बुकों का किताबों का जो रचना किया, उनमें से सम्रांगण सूत्रधार, विद्या विनोद, सरस्वती कंठाभरण इत्यादि बहुत सारे जो किताबें हैं उन्होंने रचना की। लगभग इनकी किताबों में माना जाता है कि ये 56 या 80 से ज़्यादा किताबें इन्होंने लिखी हैं, जिनमें से कुछ ही अभी वर्तमान में उपलब्ध हैं। इनमें से ये भी हैं। राजा भोज ने अपना जो कार्यक्षेत्र है, हालांकि ये मालवा जो परमार शासक है मालवा पे राज किया था, लेकिन जो रायसेन जिले का भोजपुर का मंदिर है आपको पता होगा, इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ माना जाता है। और जो भोपाल का जो भोज ताल है, भोज ताल बड़ा तालाब, यह भी इन्हीं के द्वारा निर्मित माना जाता है, राजा भोज। और जो राजा भोज हैं इनका जो कार्यकाल है वह 1010 से लेकर के 1055 ईस्वी तक माना जाता है। तो इसका जो आंसर है कि इनके द्वारा जो कौन कौन सी कृति है वह उपरोक्त सभी। आंसर है डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, जो इसमें ऑप्शन है रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, कमलाबाई। इनमें जो पहला ऑप्शन है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती फ्रेंड्स, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि रानी दुर्गावती जो गढ़मंडला में जो गौड़ शासिका थी, ये गौड़ शासिका थी। और ये जो राजकुमारी थी वो चंदेल शासक जो थे बुंदेलखंड के, वहाँ के जो राजा थे कीरत राय, इनकी पुत्री थी। और जो संग्राम शाह जो गोंडवाना राज्य के जो राजा थे, उनके पुत्र दलपत शाह से इनका विवाह हुआ रानी दुर्गावती का। ठीक, जब दलपत शाह के एक्सपायर हो गए तो इनका जो एक पुत्र था वीर नारायण, ये चूँकि अल्पायु के थे तो इनका संरक्षक बन के, अंगरक्षक संरक्षक बन करके रानी दुर्गावती ने शासन आरंभ किया। अब उस समय इनका जो कार्यकाल था 1550 के आसपास, इनमें ये जो दलपत शाह है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1550 से लेकर के 1564 के आसपास का कार्यकाल था। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि उस समय जो मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य में किसका शासन था? 1556 से लेकर के 1606 तक, 5-6 तक अकबर का शासन था। तो इनके टाइम पे भी जो अकबर का शासन था, और अकबर ने जब मालवा पर विजय किया 1562 में, तो वो मालवा का विजय करने के बाद इसने सोचा कि जो गोंडवाना राज्य है उस पर भी शासन किया जाए। तो गोंडवाना राज्य पे शासन करने के लिए इसने इसका जो सैनिक था आसफ खान, तो अकबर का जो उसमें सेनापति जो मालवा पर विजय करने के लिए गया था, उसने ही गोंडवाना राज्य पर आक्रमण किया। और गोंडवाना राज्य पर आक्रमण किया और उसमें जो रानी दुर्गावती हैं, उन्होंने गुलामी स्वीकार करने से अच्छा युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त करना समझा। और आसफ खान जो मुगल सेना का सेनापति था, उनके साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। और जो इनका जो कार्यक्षेत्र था ये गढ़मंडला था। गढ़मंडला लगभग जबलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है महाकौशल का, वो क्षेत्र है।
जबलपुर दमोह के आसपास का क्षेत्र। और जो रानी अवंतीबाई हैं, इनको जो रामगढ़ है यहाँ की रानी मानी जाती है। रामगढ़ की रानी, जो रामगढ़ है वो आधुनिक जो डिंडोरी है वहाँ है। इनके साथ भी लगभग ऐसी कहानी है, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो 1857 की जो लड़ाई हुई थी, विद्रोह हुआ था, उस टाइम के आसपास का है। तो इनका भी ऐसा था कि जो रामगढ़ के शासक थे लक्ष्मण सिंह, तो लक्ष्मण सिंह से इनका विवाह हुआ। और ये जो रानी अवंतीबाई हैं, ये सिवनी की राजकुमारी थी। सिवनी में इनके पिताजी का राज चलता था और उनकी राजकुमारी सिवनी थी, ये सिवनी की। इनका विवाह हुआ जो रामगढ़ के राजा थे लक्ष्मण सिंह, इनके साथ विवाह हुआ। और इन लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के बाद जो इनका पुत्र थे विक्रमजीत सिंह, इनके संरक्षक बनकर के इन्होंने शासन किया था। तो जो 1857 में जो डलहौजी की जो हड़प नीति चलती थी, उस समय में इन्होंने अपने राज्य का संरक्षण अपने हाथ में लिया। और जो डलहौजी की हड़प नीति के तहत इनके जो अल्पायु पुत्र थे, उनको स्वीकार न करते हुए राज्य को विलय करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य में मांग की गई, लेकिन इन्होंने विरोध किया और अपने राज्य के संरक्षण में लड़ाई करते हुए वीरगति को प्राप्त की। तो इस तरह से देखा जाए तो रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, बाकी बहुत सारे जो वेबसाइट हैं उनमें रानी दुर्गावती को माना जाता है, लेकिन इनके इतिहास को पढ़ करके लगता है कि जो रानी अवंतीबाई हैं यही मुख्य रूप से रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो आंसर फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, खजुराहो किस वंश की राजधानी थी। फ्रेंड्स, जो खजुराहो के जो चंदेल शासक थे, इनकी जो राजधानी थी जेजाक भुक्ती, आधुनिक खजुराहो, यह उनकी राजधानी थी। और खजुराहो के जो मंदिर हैं वहाँ 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के आसपास में जो बनाए गए हैं, आज भी बहुत फेमस हैं। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासन था। तो इसमें सिंधिया, मालवा, होलकर, मराठा। तो फ्रेंड, जो सिंधिया है, सिंधिया का जो शासन है वो ग्वालियर में, और जो मालवा है वो मालवा बोले तो एक तरह से कोई विशेष जगह ना हो करके पूरा क्षेत्र को बोला जाता है आज के टाइम पे देखा जाए तो जो इंदौर है, इंदौर के आसपास का जितना क्षेत्र है, इंदौर है, धार है, जैसे कि जो राजा भोज हैं परमार, उनकी राजधानी धार हुआ करती थी, तो ये उस आसपास का जो क्षेत्र है। और जो होलकर है, ये इन्होंने इंदौर को अपना मुख्य क्षेत्र बनाया था। और जो मराठा है, मराठा में जो महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज हैं, उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। और जो इसके बाद जो पेशवाओं का शासन चला, पेशवाओं के शासन के साथ साथ इनका जो महाराष्ट्र के साथ बाद इनका मुख्य रूप से जो नागपुर है, नागपुर हुआ, पुणे हो गया, ठीक, नागपुर, पुणे, ये मुख्य रूप से कार्यक्षेत्र रहा है। तो इनमें जो पूछा गया है कि जो स्वतंत्रता पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासन था, तो इंदौर में जो किसका रियासत था, होलकर का। इनमें जो मल्हार राव होलकर हैं, मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की थी। और 1730 है ना, और 1948 में ये जो होलकर वंश है, होलकर जो उनका जो रियासत है, यह
मध्य भारत का अंग बना लिया गया। आंसर फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन महाजनपद किस युग की राजधानी थी? फ्रेंड्स आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था कि जो जितने 16 महाजनपद रहे थे, 16 महाजनपदों में से एक थी अवंती। अवंती की 2 राजधानियां थीं, एक उज्जैनी जो आज का उज्जैन है, और एक थी महिष्मती जो आज का महेश्वर है, खंडवा खरगोन के आसपास का क्षेत्र। तो इनमें पूछ रहा है कि उज्जैन जो महाजनपद किसकी राजधानी थी? तो उज्जैन किसकी राजधानी थी? अवंती की। आंसर हो जाएगा बी। जो मत्स्य है, मत्स्य की जो राजधानी है वह विराटनगर, और जो अस्मक है, अस्मक एकमात्र महाजनपद हुआ करता था जो नर्मदा नदी के दक्षिण में था। इसकी राजधानी थी पूतना, पाटन या पोतना बोला जाता है इसे, ठीक। और जो वज्जी है, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। फ्रेंड जो क्वेश्चन है कि उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी थी, वह अवंती। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्ध की सूचना मिलती है? जो मंदसौर है, इसका जो मंदसौर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? दसपुर। तो मंदसौर का जो प्राचीन नाम दसपुर है, ठीक। यहाँ पे एक प्रशस्ति मिली है। प्रशस्ति मतलब राजा महाराजाओं उसमें जो शासक थे उनके द्वारा कुछ आदेश या फिर कुछ लोकहित में कुछ बातें बता दी जाती थी और उनको लिपिबद्ध कर दिया जाता था, उनको प्रशस्ति बोला जाता था। तो ये बोला जाए कि मंदसौर प्रशस्ति है। उस समय के जो राजा थे यशोधर्मन, इनके टाइम पे यह चीज़ लिखी गई थी। और ये किस नगर के बारे में प्रसिद्धि का सूचना देता है? दसपुर। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है सी, दसपुर। इसका जो लिखने वाले थे वासुल और वत्सभट्टी, ये किसके बारे में है? यशोधर्मन के बारे में। और ये जो कार्यकाल है इनका 6th सेंचुरी के आसपास का माना जाता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। कल के जो टेलीग्राम चैनल पे जो हमारे 50 क्वेश्चंस की जो क्यूज आएगा उस पर वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।